प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद ग्राउंड सिचुएशन आपको क्या लगता है, कैसे चेंज होगी? और फिलहाल जो अभी आप खुद देख के आए हो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है क्या? प्रेसिडेंट रूल मीन्स रूल ऑफ प्रेसिडेंट, जितना मुझे समझ में आता है। और आप ये समझिए कि भारत में प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है कि वो रूल कर सके। हिंदू विचार को मणिपुर में ही खत्म करके इनको क्या मिलेगा? नहीं, ये तो हर जगह प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रयास तमिलनाडु में भी हुआ था, ये प्रयास पंजाब में भी हुआ, ये प्रयास हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में, ये कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ। कुकियों के बारे में भी एक बात बता दूं, कुकियों ने भी अभी तक अपनी पहचान स्पष्ट नहीं की। उनकी जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली अनक्लियर है। जो डरे हुए मैतेई हैं वहाँ पे, और जो कुकी भी हैं जो शायद सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं इस पूरे बड़े सिनारियो में, ये सारे अपनी नॉर्मल लाइफ कब लीड करना शुरू करेंगे? आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल लाइफ तब लीड करना शुरू करेंगे क्योंकि अगर इस पूरे खेल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैतेइयों को खड़ा होना पड़ेगा, सबसे पहले। क्योंकि बचे हुए मैतेई कुकीज आर हाईली ट्रेंड। अब नाउ यू हाईली ट्रेंड और हाईली ब्रेन वॉश्ड, यू कैन से दैट ट्रेंड, ब्रेन वॉश्ड, अब जो उनको कह लो। हमारे पिछले मणिपुर के वीडियो में हमने मणिपुर की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझा था कि क्यों वहां पे पिछले 2-3 साल से इतनी ज्यादा टेंशन्स चल रही हैं। जो डिस्टर्बिंग वीडियोस हम मणिपुर से रिलेटेड कभी कभी न्यूज चैनल्स पर देख लेते थे, वो एक्चुअली हम क्यों देख रहे हैं, ये सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने ये भी बात की थी कि क्यों वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा। नाउ कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, बेटर लेट देन नेवर, वहां पर क्योंकि अब प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, आज के पॉडकास्ट में हम मणिपुर की ग्राउंड लेवल सिचुएशन समझेंगे फिर से संजीव तिवारी जी के साथ, जो 1 महीने से ज्यादा का टाइम अभी मणिपुर में लगा कर आए हैं, वहां रह कर आए हैं, वहां लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके आए हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने मणिपुर से रिलेटेड इंटरनेशनल एंगल को भी डिस्कस किया है, आइडियोलॉजीज को डिस्कस किया है, जिसकी वजह से ये पूरा इशू क्रिएट हो रखा है। आई एम श्योर पिछले पॉडकास्ट की तरह ये पॉडकास्ट भी आपको बहुत सारी न्यू इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा आज। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। तिवारी जी, लास्ट पॉडकास्ट से लेके अभी तक हमारा प्रोग्रेशन ये हुआ है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा, वहाँ 3-4 साल से इतनी प्रॉब्लम चल रही है। थैंकफुली वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया है, जो हमने पॉडकास्ट में बात की थी। आप 1 महीने से ज्यादा मणिपुर में रह कर आए हो, अभी आप कल या परसों वापस आए हो मणिपुर से। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद ग्राउंड सिचुएशन आपको क्या लगता है, कैसे चेंज होगी? और फिलहाल जो अभी आप खुद देख के आए हो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है क्या बिटवीन मैतेई और कुकी, दोनों कम्युनिटीज? आपका जो मूल प्रश्न है वो प्रेसिडेंट रूल के आसपास है। प्रेसिडेंट रूल मीन्स रूल ऑफ प्रेसिडेंट, जितना मुझे समझ में आता है। और आप ये समझिए कि भारत में प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है कि वो रूल कर सके। जो मैं बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। या तो वो अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उसको इतनी पावर दी नहीं गई है, या तो पीछे से कोई और चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, इट्स नॉट अ रूल ऑफ प्रेसिडेंट, इट्स अ रूल ऑफ सम एजेंसीज हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम बैक, जो पीछे से मणिपुर को अब ऑपरेट करेंगी आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। कौन सी एजेंसीज हैं ये आपके हिसाब से? भारत की एजेंसी, सीधे सीधे भी भारत की एजेंसी। हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं। अब भारत की एजेंसी चीज़ों को ऑपरेट करेगी अपने हिसाब से। ये पूरा सिस्टम जो है मणिपुर का, एजेंसीज ने, ये तो मुझे पहले भी आइडिया था। जब मैं मणिपुर गया उससे पहले भी मुझे पता था कि एजेंसी ही डील कर रही है, एजेंसी ही कंट्रोल कर रही है। डील सब तो मैं मतलब सीधे सीधे नहीं बोल सकता, एजेंसी ही कंट्रोल कर रही है, एजेंसी ही ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब ये सबके सामने आ गया है आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि दिख रहा है कि प्रेसिडेंट हमारी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो रूल कर सके। ठीक है, उसके बाद गवर्नर को भेजा जाता है चीज़ों को टैकल करने के लिए। गवर्नर भी पहले होम सेक्रेटरी थे, और वो भी अगर आप समझें तो ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब जो ये चीज़ें हैं पूरी तरीके से एजेंसीज के हाथों में आ गई हैं। मणिपुर का सारा विषय एजेंसीज के हाथों में आ गया है। ग्राउंड की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो मैं सीधे सीधे मैं एक शब्द बार बार यूज़ करूँगा, मैतेई हिंदूस। अब हम ये शब्द प्रयोग ना करें केवल मैतेई,
क्योंकि मैतेइयों के पीछे संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा है। अब मैतेई अकेले नहीं है, इवन मैं तो खड़ा हूं एक हिंदू के नाते। मैं अपनी अपनी श्योरिटी यहां से देके जा रहा हूं कि एक हिंदू के नाते मैतेइयों के साथ मैं खड़ा हूं। मैतेई स्वयं को हिंदू बोले ना बोले ये एक अलग पक्ष है। क्या वो बोलते हैं खुद को हिंदू? कई सारे ग्रुप्स हैं और कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं जो उनको हिंदू बोलने से रोकते हैं। जैसे कि सीधे सीधे मिशनरीज चर्च, और वो एक भ्रम उत्पन्न करते हैं कि हिंदुओं ने आपका कन्वर्जन किया है, जबकि हिंदू ने आज तक किसी का कन्वर्जन नहीं किया। लेकिन ये भ्रम भी उत्पन्न किया जा रहा है कि हिंदुओं ने मैतेइयों का कन्वर्जन किया है। कोई शांतिदास गोसाई आए थे, मैं उसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अच्छा, ये वहां पे नैरेटिव चल रहा है। हाँ, वो इंटरनल नैरेटिव है कि आपका अपना अस्तित्व है, आपकी अपनी चीजें हैं। मैं बहुत डीप में नहीं भी जाऊंगा। तो हम लोग मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो मणिपुर में मणि है ना, मणि मतलब नाग है ना। नाग मतलब क्या? सनातन धर्मी है ना, लिंक तो है ना। उसका नाम भी आज मणिपुर के अलावा आप कुछ और तो नहीं बोल रहे हो ना। मतलब देयर इज अ लिंक बिटवीन सनातन धर्म एंड मैतेइज्म। उस लिंक पे एक चर्चा होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, दैट्स वो एक स्वतंत्र विषय है। लेकिन मेरे कहने का भाव क्या है कि एक एजेंसी, एक मतलब पूरा षड्यंत्र चल रहा है जो इस लिंक को कैसे, मतलब लिंक स्थापित ना हो पाए। आपके हिसाब से ये क्या षड्यंत्र है, इसको समझाओ प्लीज। षड्यंत्र ये है कि अगर ये लिंक स्थापित हो गया तो मैतेइयों को हिंदुओं की बैकिंग प्राप्त हो जाएगी, और मैतेइयों का जो जीनोसाइड का षड्यंत्र है, कल्चरल जीनोसाइड, फिजिकल जीनोसाइड, वो इतना सरल नहीं होगा। क्योंकि आप मैतेई कम्युनिटी को तो मार सकते हो, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज को आप नहीं मार सकते। ये इतना सरल नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रयास लंबे समय से चल रहा है। कितने टाइप से? लंबे समय से चल रहा है। सारी गैर हिंदू शक्तियां इसमें लगी हुई हैं हिंदुओं को खत्म करने में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सारी गैर हिंदू शक्तियां इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज जो है वो एक बृहद समाज है, वाइड उसका रेंज है। केवल रेंज वाइड नहीं है, मैं कहूंगा कि इंटेलेक्चुअली वी आर मोर पावरफुल देन एनी सोसाइटी। हम सबसे शक्तिशाली हैं, और अगर हम किसी को बैकिंग देंगे तो मरेगा नहीं। तो कुल मिला के वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुओं की बैकिंग प्राप्त ना हो, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र चलाए जाएं, और वो लोग ये काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? इसके पीछे मैंने कहा ना गैर हिंदू शक्तियां सारी हैं, और वो सब संगठित हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। इन शक्तियों के कई सेंटर्स हैं। इन शक्तियों का एक सेंटर अमेरिका है, दूसरा सेंटर चाइना है, और ये डिफरेंट आइडियाज हैं। ये जो शक्तियां हैं, जो गैर हिंदू शक्तियां हैं, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि दीज आर आइडियाज, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये विचारों की है। ये हिंदू विचारों को खत्म करने की लड़ाई है, कि उसको पूरी तरीके से, मतलब उसका नामो निशान भी ना बचे जो हिंदू विचार है। तो हिंदू विचार को मणिपुर में ही खत्म करके इनको क्या मिलेगा? नहीं, ये तो हर जगह प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रयास तमिलनाडु में भी हुआ था, ये प्रयास पंजाब में भी हुआ, ये प्रयास हर जगह हो रहा है। पंजाब में तो बहुत कन्वर्जन्स हो रही हैं। एग्जैक्टली, तो ये प्रयास हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में अब आपको ये कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि मैतेई हिंदुओं से अलग नहीं है। जो हिंदुओं का विचार है वही विचार मैतेइयों का है, प्रकृति की पूजा। अगर मैतेई जो खुद को कह रहे हैं मैतेइज्म, सनामाइज्म, सनामाई भगवान की वो जो पूजा करते हैं, अभी मैंने शोध किया तो एक ध्यान में आया, एक देवी है वहां पे मैतेइयों के मध्य, एक देवी है। ये बहुत आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ह्यांगथांग लैराम्बी, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ है वैसा शक्तिपीठ है एक वहां पे मैतेइयों का अपना, वो उनकी अपनी देवी है। लेकिन आज तक उस विषय पे मेन लैंड में कोई चर्चा नहीं हुई। विषय क्या है वो? विषय क्या? जैसे आपकी शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का मतलब क्या? पावर सेंटर। तो पावर सेंटर मणिपुर में भी है, इम्फाल में भी है, लेकिन वो किसी के ध्यान में नहीं है। वहीं से ठीक पास में गुवाहाटी है, जहां पे पूरा भारत जा रहा है, भारत क्या पूरा विश्व जा रहा है। इम्फाल में वो जो लैराम्बी देवी है, वहां कौन जा रहा है?
तो जो आपने शक्तिपीठ के बारे में बताया है, शक्तिपीठ 54 है ना, जहां तक मुझे पता है। मैं उसको शक्तिपीठ के रूप में मानता हूँ। मैतेइयों के शक्तिपीठ, शक्तिपीठ का मतलब क्या? पावर सेंटर, शक्तिपीठ। पर जो हमारी माइथोलॉजी है उसके हिसाब से 54 शक्तिपीठ है, जहां पर बोलते हैं कि सती के कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट गिरा था, वो शक्तिपीठ माना जाता है। फिर जो आपने गुवाहाटी का बताया, कामाख्या देवी मंदिर बहुत पावरफुल शक्तिपीठ है, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज बताई जाती है कि यह चीज हुई थी यहाँ पे। आपके मानने से क्या होता है कि आप मानते हो कि मणिपुर में शक्तिपीठ है मैतेइयों ये का? मेरी मान्यता नहीं है, ये मैतेइयों की अपनी मान्यता है। ये मैतेइयों की तब से मान्यता है। स्टोरी तो होगी कुछ उस हाँ, शक्तिपीठ के उनकी पीछे। अपनी स्टोरी है। मैंने उस पर बहुत रिसर्च नहीं किया है, ये एक पूरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। उनकी अपनी मान्यता है। उस शक्ति को भी सुसुप्त कर दिया गया। उस कुकीज के द्वारा। मैं इसमें कुकीज नहीं कहूंगा, क्योंकि कुकियों के बारे में भी एक बात बता दूं, कुकियों ने भी अभी तक अपनी पहचान स्पष्ट नहीं की है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली अनक्लियर है। क्या बोलते हैं वो कि हम क्या हैं? आप उनसे बात करके देखिए, मैंने तो बात की है। क्या बताया उन्होंने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनकी आइडेंटिटी अनक्लियर है। सामने दिख रहे हैं क्रिश्चियन हैं, फिर एक जगह बोल रहे हैं कि वी आर लॉस्ट ट्राइब ऑफ ज्यूज। अरे हु आर यू? पहले क्लियर तो कर दो। अगर आपकी भी पहचान क्लियर हो जाए तो हिंदू समाज आपके साथ भी खड़ा है, क्योंकि हिंदू समाज का एक ही विचार है कि जिसकी जो पहचान है वो सुरक्षित रहे। ये हिंदू समाज का आज से नहीं, प्रारंभ से, हिंदू समाज के उदय से ही हिंदू समाज का ये विचार है। सेक्युलरिज्म। सेकुलरिज्म, एक्चुअल सेंस में ओनली हिंदू इज सेकुलर, नो वन इज सेकुलर। मैं ये कह रहा हूं कि कुकियों ने तो अभी तक अपनी पहचान स्पष्ट नहीं की है कि वो है कौन। तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला था कि कुकी जो समाज है वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन वो ऑन पेपर है, वेस्टर्न चर्च का मेंबर है। जो वेस्टर्न चर्च है उसका मेंबर है, क्रिश्चियन उसको बनाया गया है। मतलब ऑन ग्राउंड उनको पता ही नहीं है खुद की क्या पहचान है। वो क्रिश्चियनिटी तो, क्रिश्चियन तो वो अपने फायदे के लिए बने हैं ना। क्या फायदा है उनका? उनका फायदा क्या है? उनकी जेब भरी जा रही है। अब जेब भी नहीं भरी जा रही है, सॉरी टू से, जेब भी उनकी नहीं भरी जा रही है। उन्हीं के द्वारा एक्सटॉर्शन हो रहा है। कुकीज के द्वारा खुद का एक्सटॉर्शन हो रहा है। उन्हीं का एक्सटॉर्शन हो रहा है, उन्हीं का शोषण हो रहा है। थोड़ा सा इसको इन डेप्थ बताओ। इन डेप्थ इसको ऐसे समझिए कि पिछले पॉडकास्ट में आपने गोल्डन ट्रायंगल की बात कही थी, वहां पे मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाया था। अब वो गोल्डन ट्रायंगल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बर्मा, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, एंड बर्मा इज नथिंग, बर्मा इज एक्चुअली मणिपुर। बर्मा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मणिपुर है, उसको मणिपुर आप कह सकते हो। वो जो नेहरू ने डील की थी उसमें मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा बर्मा को दे दिया था। तो ये जो कंप्लीट गोल्डन ट्रायंगल है ये बिजनेस पोर्ट है। किस चीज का? यहाँ सब कुछ है। क्या? यहाँ सारे रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, लिथियम है, गोल्ड भी है। जब आप गोल्डन ट्रायंगल बोल रहे हो तो गोल्ड भी है, सब कुछ है यहाँ पे, इतने मिनरल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, जमीन के नीचे मिनरल्स और जमीन फर्टाइल, मतलब जमीन भी काम की और जमीन के नीचे का हिस्सा भी काम का। तो जमीन पे क्या हो रहा है? तो वही ड्रग्स की खेती, सीड्स लाके और आर्टिफिशियली सीड तैयार किए जाते हैं उसको वहां पे, और वो सारा बिजनेस वहां से ऑपरेट किया जाता है। पहले इनका सेंटर पॉइंट हुआ करता था अफगानिस्तान, अभी वो शिफ्ट होके हो चुका है यही जिसको आप गोल्डन ट्रायंगल कह रहे हो। अफगानिस्तान से गोल्डन ट्रायंगल क्यों शिफ्ट हुआ है, कुछ आइडिया? अफगानिस्तान पूरा इनफर्टाइल हो गया ना लैंड, अब ये भी बर्बाद होगा। अब अगला नंबर इसका है, ये तो आपके मणिपुर के लोग बता देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि जो हिल एरिया है, क्योंकि वो हिल एरिया में भी पॉपी पूरा हो रहा है, तो बता रहे हैं कि पूरा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, लैंड खराब हो चुकी है, वहां कुछ हो नहीं सकता। तो एक्चुअली क्या है कि ये पूरा जो है ये लैंड, ये इलीगल बिजनेस का सेंटर है, बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और ये जो शक्तियां हैं, मैं फिर से कहूंगा, जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, उनका काम ही यही है। क्योंकि हिंदू ने कभी अनैतिक व्यापार नहीं किया। ये अनैतिक व्यापार जो पूरे विश्व में हो रहा है ये गैर हिंदू शक्तियां कर रही हैं। तो इन लोगों का ये धंधा है, बिजनेस है ये, ठीक है। उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनको सेंटर चाहिए। उस बिजनेस को ऑपरेट करेगा कौन? वहां का लोकल आदमी। तो लोकल को टोपी पहनाओ, लोकल का ब्रेन वॉश करो। टोपी पहनाओ, टोपी पहना ब्रेन वॉश ही हुआ। एक ही है, ब्रेन वॉश करके टोपी पहनाओ, और टोपी है क्रिश्चियनिटी। आप हमारे आदमी बन गए ना, आप करो। तो
तो क्रिश्चियनिटी इज नथिंग, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ टूल टू ऑपरेट द बिजनेस। तो ग्राउंड लेवल पे अभी जैसे आप 1 महीना वहाँ रह कर आए हो, तो ये बिज़नेस तो अब एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एंगल बता दिया आपने। जी। आपने बोला इसमें चाइना भी इन्वॉल्वड है, एग्जैक्टली इसमें यूएस भी इन्वॉल्वड है, जी। पर अभी मैं यूएस कंप्लीट यूएस की बात नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट चाइना की बात नहीं करूंगा। कौन सा पार्ट ऑफ यूएस एंड चाइना? इसको ऐसे समझिए, आइडिया, जैसे चाइना जो है कम्युनिज्म का सेंटर है और अमेरिका जो है कैपिटलिज्म का सेंटर है, तो ये जो दो आइडियाज हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, और इंडिया किसका सेंटर है? इंडिया भी अभी जो इट्स इंक्लाइन टू कैपिटलिज्म, कंप्लीट कैपिटलिज्म तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारत का जो विचार है वो हिंदू, इकोनॉमी, हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हो। और ये जो दोनों आइडियाज हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस आइडिया, ये हमको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस आइडिया, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और कंप्लीट बिजनेस आइडिया भी नहीं, फेल आइडिया है, अभी फेल हो चुका है। कैपिटलिज्म फेल हो चुका है। दोनों ही आइडियाज फेल हो चुके हैं, फेल हो रहे हैं। कैसे? निकाल कहाँ पा रहे हैं? अफगानिस्तान तो बर्बाद हो गया ना, आपको बर्मा अगर शिफ्ट होना पड़ रहा है, इसका मतलब आप फेल, आपने तो वहां भी ट्राई किया, आप कितना निकाल पाए? और जब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी तब आप क्या करोगे? उसके बाद कैपिटलिज्म क्या करेगा? आप एक बार ना कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या है ये दो चीजें एक बार थोड़ा ब्रीफली बता दो। मैं ब्रीफली नहीं बताऊंगा, मैं बहुत सरलता से बताऊंगा। हाँ, सरलता से बता दो कि कम्युनिज्म क्या होती है, कैपिटलिज्म क्या होती है, जो एक आम इंसान को समझ आ जाए। ये बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। कम्युनिज्म एक आइडिया है आपकी पहचान को नष्ट करने का, और आपकी पहचान को नष्ट करना ही उसका बिजनेस है, उसका धंधा है। कैपिटलिज्म है आपको झूठी पहचान देने का, और आपको झूठी पहचान देना है उसका बिजनेस है। एकदम ऑपोजिट एक दूसरे के मिले हुए हैं। एक जब पहचान नष्ट करता है, दूसरा आगे झूठी पहचान दे देता है। पहले ने पहचान नष्ट किया, दूसरे ने आगे झूठी। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के आइडिया को यूज कर लेता है। ये कुछ ऐसे चल रहा है, साइकिल बना हुआ है। साइकिल बना हुआ है ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का, ये पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल में मणिपुर के लोग किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं? मणिपुर के लोग समझ नहीं पाए, जो मुख्य मैतेई हिंदू समाज है वो समझ नहीं पाया इन षड्यंत्रों को, जो उनके विरुद्ध लंबे समय से षड्यंत्र चल रहा था, वो षड्यंत्र को समझ नहीं पाया। और षड्यंत्र सबके सामने है कि इस पूरे समुदाय का मूल नष्ट, क्योंकि ये आड़े आ रहा है उस बिजनेस के, जो हिंदू समाज है, क्योंकि ये हिंदू समाज ही है, विचार से हिंदू है, तो ये विचार आड़े आ रहा है बार बार। तो इस विचार को नष्ट करना, इस विचार को वहां पे कौन लेके कौन बैठा हुआ है? मैतेई। मैतेई। तो हिंदू आइडियोलॉजी खत्म करनी है, खत्म करनी है। मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि ये सारा जो विचारों का खेल है, ये सिर्फ मणिपुर में ही क्यों हो रहा है? वहाँ पे और स्टेट्स हैं, जैसे त्रिपुरा भी है, वहाँ पे हर जगह चल रहा है, सब स्टेट्स में चल रहा है, मणिपुर सिर्फ हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट हो रहा है। हर जगह तो खत्म कर दिया ना। त्रिपुरा में भी या लगभग वहां भी चल ही रहा है, अंदर ही अंदर। जहां हिंदू है वहीं, जहां हिंदू जहां संसाधन, जहां हिंदू संसाधन लेके बैठा है, प्राकृतिक संसाधनों को जहां हिंदू लेके बैठा है, और मणिपुर में मैतेई लेके बैठे हैं। मैतेई लेके बैठे हैं। इस पूरे में मैतेई जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैतेइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले उनको ये कहना पड़ेगा कि मैतेई हिंदू भाई भाई, और मतलब उनकी आपस में यूनिटी नहीं है, संगठित नहीं है। और ये मुझे लग रहा है कि इनको असंगठित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय से संगठित थे, नहीं, ये संगठित थे, पर इनको एक षड्यंत्र के तहत इनको असंगठित कर दिया गया। पहले असंगठित किया, फिर असंगठित करके फिर मारने का षड्यंत्र, और फिर अब जो ये है अपना सारा बिजनेस ये लोग चला रहे हैं। तो बेसिक क्रिश्चियन आइडियोलॉजी जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी थी, डिवाइड एंड रूल, हाँ, यही वहीं भी हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हाँ, ये वही चल रहा है, ये वही चल रहा है। तो अब जो डरे हुए मैतेई हैं वहाँ पे, और जो कुकी भी हैं, जो शायद सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं इस पूरे बड़े सिनेरियो में, ये सारे अपनी नॉर्मल लाइफ कब लीड करना शुरू करेंगे, आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल लाइफ तब लीड करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इस पूरे खेल को सॉल्व करना है, ये जो पूरा इलीगल बिजनेस है या जो सारी चीजों को पटरियों पे लाना है, तो सबसे पहले मैतेइयों को खड़ा होना पड़ेगा, सबसे पहले, क्योंकि बचे हुए मैतेई हैं,
cookies are highly trained. अब now you can't, हाईली ट्रेंड और हाईली ब्रेन वॉश्ड। you can say the trained, brainwashed, अब जो उनको कह लो। अब वहां पे रिफॉर्मेशन की गुंजाइश बहुत ही कम है, कुकी कम्युनिटी में। बहुत कम है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि दे आर मेंबर ऑफ वेस्टर्न चर्च, ईच कुकी, लगभग ईच कुकी, ठीक है, उनको दिखा दिया है, क्योंकि ये हो ऐसे रहा है। एक्चुअली कैपिटलिज्म का आइडिया क्या, आपकी जेब से पैसे निकालना। जब हम दो लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपकी जेब से पैसे निकाल लूं, यही है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को थोड़ा और सरल तरीके से समझिए। हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, हम एक बिजनेस डील कर रहे हैं, और बिजनेस डील में से अगर मैं आपकी जेब से पैसे निकाल ले रहा हूं तो यही कैपिटलिज्म है। आप मेरी जेब से पैसे निकाल ले रहे हो, यही कैपिटलिज्म है। देन यू आर कैपिटलिस्ट। बेशक उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, सामने वाले की जेब से किसी तरीके से, अब वो आप उनकी जेब से निकालो, उनकी जेब से निकालो, उनकी, आप कहां से लाओगे ये मेरा कंसर्न नहीं है। पैसा आप निकालो। हाँ, आप कहीं से लाके मुझे दे दो, मेरी जेब भर दो, यही है कैपिटलिज्म। लेकिन हिंदू विचार ये नहीं है। हिंदू विचार में अर्थ का प्रवाह होगा, लेकिन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। वो म्यूचुअल बेनिफिट पे हिंदू विचार काम करता है। नहीं, कैपिटलिज्म ये है कि केवल सामने वाले की जेब से कैसे भी एक्सट्रैक्ट करना। आपने जब कैपिटलिज्म की बात की और इस आइडियोलॉजी की बात की, आपने यूएस को रिप्रेजेंट कर दिया। क्रिश्चियंस तो यूरोप में भी काफी हैं। पहले इनका सेंटर तो यूरोप ही था ना, वही तो अमेरिका शिफ्ट हो गया है। कब? ये लंबा समय हो गया। जो आप जानती हैं पोप, और इसका सेंटर तो वही इंग्लैंड और ब्रिटेन ही था। लेकिन पहले ये क्या था, पहले आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले ये क्या था, ये कुछ ऐसे ऑपरेट होता था, मतलब ब्रिटेन टू, मतलब एक चैनल था, ब्रिटेन टू अमेरिका, ब्रिटेन टू अमेरिका, अमेरिका टू भारत, ऐसे समझ लीजिए, या अमेरिका टू ब्रिटेन, ब्रिटेन टू भारत। अब ये क्या है कि डायरेक्टली अमेरिका से भारत का डील हो रहा, मतलब कुछ ऐसा हो गया ये। अब वो जो ब्रिटेन सेंटर पॉइंट था, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ये लोग इतने हाईली ट्रेंड हो चुके हैं, मतलब अमेरिका भी बर्बाद हो चुका है ड्यू टू कैपिटलिज्म। आप बिलीव नहीं करेंगी, अमेरिका में भी एक नए विचार पे चर्चा चल रही है। आप सोच कीजिए, क्या विचार पे? त्रस्त हैं वो लोग, कैपिटलिज्म से भी त्रस्त हैं, कम्युनिज्म से भी त्रस्त हैं। तो अब तीसरा विचार उनका क्या है? तीसरा भी अब वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं, वो अपनी वही अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं, और पहचान को ढूंढना ही तो भारत का विचार है। ये आप सोच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब अमेरिका में एलजीबीटी का जो कॉन्सेप्ट आया, तो एक पूरा वर्ग वहां पे खड़ा हुआ, आप रिसर्च कीजिएगा इस पे, जिसने एलजीबीटी के राइट्स को जो वहां पे डिस्क्रिमिनलाइज किया जा रहा था, उसका विरोध किया कि नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अमेरिका में लोग कह रहे थे कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसका मतलब अमेरिका में भी हर जगह एक अब अंदर से खुलबुलाहट है कि हमारी पहचान क्या है। ये बातें उठ रही हैं, और जब आप अपनी पहचान की बात करोगे तो आपको घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा, भारत ही आना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई समाधान नहीं है। तो अब क्योंकि आप 1 महीना रह के आए हो वहाँ पे, आपने काफ़ी सारे लोगों से ऑन ग्राउंड बातें की होंगी, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जो आप शेयर करोगे कि आप खुद हैरान रह गए ये बातें सुन के? ये आपने बहुत अच्छा बोला, सीधा ही एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको। एक हमारे मित्र थे, हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तामो ही वहाँ पे बोलता था, तामो, बड़े भाई को तामो बोलते हैं। मैं बोला कि तामो, एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान करते हैं, गाड़ी आपके पास है ही, और थोड़ा हमको घुमा दीजिए। उनका जो भाव था, उनका भाव बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, उनका भाव ऐसा था कि मैं डर सा गया। कह रहे हैं कि हम लॉन्ग ड्राइव कर नहीं सकते। मैंने कहा वो क्यों? तो कह रहे हैं कि आप जहाँ बैठे हैं ये इम्फाल वैली है, मिली वैली है, प्लेन एरिया है, और सामान्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप चारों दिशाओं में बाई रोड 50 किलोमीटर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। बाई रोड आप 50 किलोमीटर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। ये हमारे मित्र कह रहे थे, किसी भी दिशा में आप 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। सेफ नहीं है? सेफ नहीं, मार दिया जाएगा। इफ यू आर मैतेई, इफ यू आर मैतेई, इफ यू आर मैतेई।
अगर आप नॉन मैतेई हैं तब तो वो एक अलग विषय है। अगर आप बाहर के हिंदू हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, देन देयर इज नो इशू। लेकिन अगर आप मैतेई हैं तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा किसी दिशा में क्रॉस नहीं कर सकते, आपको चारों तरफ से घेर के रखा गया है। तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा? मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैतेई संस्थाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर इनके पास इतनी ही शक्ति होती अपिका जी, तो ये जो कुकी आतंकवादी हैं, कुकी ईसाई आतंकवादी हैं, ये बचते नहीं। अगर इनके पास इतनी ही शक्ति होती तो जिसने कुछ नहीं किया उसको टारगेट किया जा रहा है, और जो सब कुछ लेके बैठा हुआ है, मतलब यू कांट बिलीव दैट कि कुकियों के पास किस प्रकार के हथियार हैं, कुकी संस्थाओं के पास क्या क्या है। उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, एजेंसीज का उनकी तरफ ध्यान है या नहीं मैं ये नहीं जानता, संभवतः एजेंसी करेगी। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मैतेइयों की उन संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने मच्छर तक नहीं मारा। कुछ नाम बता सकते हो ऐसी किसी संस्था का? मैतेई लिपुन, आरामबाई तेंगोल, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। इनको टारगेट किया जा रहा है? इनको टारगेट किया जा रहा है। सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ये, दीज आर द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। किस बेसिस पे कर रहे हैं इनको टारगेट? अब इस बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो जितनी कुकी ईसाई संस्थाएं हैं और जो उनका आइडिया है, वो आइडिया एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है, झूठ गढ़ता है। उनका काम है फेक नैरेटिव क्रिएट करना, और उस फेक नैरेटिव के थ्रू वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये एक्चुअली जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, यही है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। दे आर क्रिएटिंग प्रेशर पॉलिटिक्स। एक बंधु है, अब तो मैं नाम लेके बोल दे रहा हूं, करण थापर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनका यही गेम है, प्रेशर पॉलिटिक्स। ये मैतेई लिपुन के जो प्रमुख हैं, आदरणीय प्रमोद सिंह जी, उनका साक्षात्कार लेते हैं, और साक्षात्कार में केवल उनको फंसाने का काम करते हैं। उनको बोलने भी नहीं देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। आप मुझे इंटरप्ट तो नहीं कर रही है ना, आप मुझे बोलने दे रही है ना। लेकिन इन लोगों का गेम क्या है, ये आपको बिठाएंगे, आपकी कमजोरी को पकड़ने का प्रयास करेंगे, कमजोरी को पब्लिक नहीं करेंगे लेकिन पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति कमजोर होता है, कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है। आपकी कमजोरी को पकड़ने का प्रयास करेंगे, और आपकी कमजोरी को पकड़ के आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, वो भी पब्लिक के सामने, जबकि ये लोग सबसे ज्यादा कमजोर हैं। अगर नैरेटिव क्रिएट हो जाए, और नैरेटिव, और जबकि अगर करण थापर को बिठा दिया जाए और अगर इंटरप्शन ना हो, तो करण थापर से ज्यादा कमजोर तो आज भी करण थापर से 1000 गुना शक्तिशाली हिंदू है। आप हमारी कमजोरी को क्या पकड़ेंगे, आप खुद कमजोर हैं। लेकिन ये लोग काम कैसे करते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। यही काम ये लोग कर रहे हैं, फेक नैरेटिव क्रिएट करना, और उस फेक नैरेटिव के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब दे आर जस्ट ब्लैकमेलिंग, दे आर ब्लैकमेलर्स, ऐसा है। तो अभी जैसे आप 1 महीना वहां पर रह कर आए हो, अब अल्टीमेटली पर्पस ये पॉडकास्ट करने का भी यही है कि कुछ सॉल्यूशन निकले, और जो इतने सालों से वहां पे इतनी बुरी कंडीशन है आम इंसान की, जो मैं फिर से रिपीट करूंगी, जिनकी कोई गलती नहीं है इन चीजों में, जो फंसा हुआ है इन चीजों में, उनके लिए सॉल्यूशन हो कैसे? हमको पहले स्वयं शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हर प्रकार से। किस किस प्रकार से? हर प्रकार से, हर प्रकार हमें फाइट हमें कर दो। हमें 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 हमारी सारी कमजोरियों को पहले समझना पड़ेगा। आप एक बार आपके हिसाब से क्या कमजोरियां हैं, और आपके हिसाब से उसको कैसे, प्रकार जो आप बोल रहे हो उनको वर्ड्स दे दो, उनको डिफाइन कर दो। आपकी किसी भी कमजोरी को ये लोग टारगेट कर लेते हैं। कौन सी कमजोरी? ये लोग सबसे पहले आपको मित्र बनाने का प्रयास करेंगे। मित्र बना के ये प्रयास करेंगे कि जो इनका व्यवहार है आप इनके व्यवहार के अनुकूल हो जाओ, इन्फ्लुएंस हो जाओ उनसे। हाँ, क्योंकि ये लोग तो भ्रष्ट हैं, ये लोग निहायती भ्रष्ट लोग हैं। तो ये अपने ये लोग मतलब चर्च, हाँ, जो भी है, जो भी एंटी हिंदू, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, जो एंटी हिंदू एजेंसीज हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट लोग हैं। ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं उसमें, मैं सीधा कह रहा हूँ आपसे, निहायती भ्रष्ट लोग हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इनका भ्रष्ट आचरण है, उस भ्रष्ट आचरण में आप भी संलिप्त हो जाओ, आप उसको सहजता पूर्वक स्वीकार लो। ये उसके लिए सारे प्रयास करते हैं। और अब इनकी बात करते हैं कि इनके भ्रष्ट आचरण क्या क्या है।
हर प्रकार के भ्रष्ट आचरण है, दे आर हाईली करप्ट एट एनी लेवल। आप ये जो दे बोल रहे हो, ये दे कौन है, इसको डिफाइन कर दो। दे, मैंने कहा ना, जैसे कि वेस्टर्न चर्च इतना पावरफुल है कि वो ट्रंप तक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है डिसीजंस लेने के लिए। आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक एजेंसी इतनी पावरफुल है कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकती है। इतनी पावरफुल एजेंसी बन कैसे गई? थ्रू एक्सटॉर्शन, थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। ओके। आप ही की जेब से पैसा निकाल के, आप ही की जेब से पैसा निकाल के लोग पावरफुल बने हैं। तो हम सॉल्यूशन की बात जैसे कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आए? क्योंकि सॉल्यूशन तो देना है। हमने पिछले पॉडकास्ट में प्रेसिडेंट रूल की बात की थी, वो लग गया। मतलब इतने टाइम तक जो चीज नहीं आई थी वो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात ही की थी, और वो अब लग चुका है वहां पे फाइनली मणिपुर में। आप बोल रहे हो कि वो लगने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, वो नहीं कर सकते कुछ। अब आपके हिसाब से एक्चुअल सॉल्यूशन है क्या कि वहां पे इनोसेंट मैतेई जो है वो अच्छे से लाइफ जी ले, कुकी जो है जिनका ब्रेन वॉश करके उनको टोपी बनाई गई है, वो कुकी भी सही ट्रैक पर आ जाए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाए। जिस स्टेट में 50 किलोमीटर से ज्यादा रोड ट्रिप नहीं कर सकते हो आप, उस स्टेट में फ्री माइंड से बिना डर के सारे लोग को एग्जिस्ट कर लें और वो स्टेट प्रॉस्पर करे। फाइनली सबको ये चाहिए। ये चीज होगी कैसे? इसको बहुत सरल भाषा में बता दो कि ऐसे कर दो तो हो जाएगी। सबसे पहले ये समस्या किसके ऊपर है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समस्या सॉल्व करना चाहती हैं। तो इस समस्या के केंद्र में कौन है, आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस समस्या के केंद्र में फिलहाल मैतेई को मान लेते हैं। ये समस्या कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नहीं है आज वहां दिख रही है, कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं उसी पॉइंट को सेंटर आउट बना के अपनी बातों को रख रहा हूँ। फिलहाल ये समस्या मैतेइयों के समक्ष खड़ी हुई है, तो समस्या के केंद्र में मैतेई है। मैतेई को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली वो कैसे बनेंगे? पहले समाधान की तरफ हम चलते हैं। पहली बात, मैतेई को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। दूसरी बात, शत्रु के व्यवहार को समझना पड़ेगा, शत्रु के प्रत्येक व्यवहार को, कि शत्रु कैसे व्यवहार करता है, शत्रु का व्यवहार क्या है, शत्रु कैसे डील करने का प्रयास करता है। क्योंकि शत्रु का जो व्यवहार है, इट्स नथिंग, इट्स अ वे टू डील। वो एक्चुअली डील करता है, मित्र बना के भी डील करता है, वो मित्रता को भी टूल बना लेगा। तो शत्रु के व्यवहार को समझना, स्वयं शक्तिशाली बनना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और दूसरी बात, आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपको उनका सहयोग लेना, जो आपके साथ खड़े हैं। भले ही उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से तो आपके साथ खड़े हैं। भले ही वो धन से नहीं खड़े हैं, वो तन और मन से तो खड़े हैं। वैल्यू तो धन की होती है लेकिन सब जगह, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, लोग वैल्यू धन की करते हैं। देखिए, ये लोगों की मैं इस मानसिकता का बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूं। लोग वैल्यू धन की करते हैं, ठीक है, धन भी एक पक्ष है, लेकिन धन ठगी द्वारा तो नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने किया। ये तो पूरा धन ठगी का है जो चर्च के पास है। माइंड के थ्रू ही तो निकाला ना। आप सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन यही है कि मैतेई समाज को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, मैतेई समाज को शत्रु के व्यवहार को समझना पड़ेगा, मैतेई समाज को मेन लैंड के जो हिंदूज हैं, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, हिंदुओं का सहयोग लेना पड़ेगा। और मैतेई समाज को उनके पास अब जो भी बचा है उसमें भी अब उनको संशय नहीं रखना पड़ेगा। अब उस पक्ष को भी, जो भी बचा है, मतलब जो भी उनके पास रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। मतलब आपके हिसाब से मणिपुर के लोगों को दूसरों पर डिपेंडेंट या फिर किसी रूल के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनको खुद ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तभी वो इसमें से निकलेंगे। आई होप मणिपुर के लोग ये देख रहे हैं और ये देख के उनको समझ में आ रहा है कि आप अपने आप से ही शुरुआत कीजिए, सॉल्यूशन वहीं से आएगा। आप खुद स्ट्रांग बनेंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। संजीव जी, थैंक यू सो मच। और मणिपुर के इशू पे हम फिर से मिलेंगे कुछ और प्रोग्रेस जब होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। धन्यवाद।